हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण IAS PCS। ये 22 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है। यहाँ जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उसको डिस्कस किया जाता है और हम इसके शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ये इन न्यूज़ आर्टिकल्स के समरी होते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं येलो कलर से हाईलाइट किया होता है ताकि आप उसको प्रीलिम्स के लिए बाद में क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इस तरह से अंडरलाइंड होते हैं जो कि आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज आर्टिकल के साथ जो कि एडिटोरियल पेज से रिलेटेड है। ये कॉलम सी राजमोहन जी के द्वारा लिखा गया है। ये इंडियन एक्सप्रेस के रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं। ये हेडलाइन है, कॉस्ट ऑफ परमानेंट रिवॉल्यूशन आर कैचिंग अप विद तेहरान। इसका मतलब क्या हुआ, जो ईरान में 1979 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था अब जो है वो कॉस्टली दिख रहा है। वो ऐसे कि 1979 में जब ईरान में शाह गवर्नमेंट थी, नई गवर्नमेंट पावर में आई अयतुल्ला खुमैनी, और IRGC ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो इसकी एक आइडियोलॉजी थी रिवोल्यूशनरी गार्ड की। कहने का मतलब ईरान के जो पहले शाह थे वो वेस्टर्न कंट्रीज लाइक USA और दूसरे कंट्रीज उससे अलाइड थे। मतलब कि जो डेवलपमेंट उन कंट्रीज़ में हो रहा था उसको देखकर ईरान में उसको फॉलो किया जा रहा था। बट ईरान में कुछ हार्डलाइनर्स जो थे, जो चाहते थे कि ईरान जो है कि इस्लामिक स्टेट के रूप में बना रहे और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है जितना कम से कम हो, मतलब उसको एलिमिनेट किया जा सके। उनके द्वारा ये रिवॉल्यूशन किया गया और इसी रिवॉल्यूशन के द्वारा वे सत्ता में आए और फिर धीरे धीरे US के प्रति जो एनिमोसिटी थी और बढ़ती गई और फिर ये जो है अभी आप उसका एक विकराल रूप देख रहे हैं। ऑथर का कहना है इस तरह के जो आइडियोलॉजी वाले रेजिम होते हैं वो जल्दी कोलैप्स नहीं करते। उनमें पहले धीरे धीरे क्रैक्स आता है और फिर वो क्रैक्स जो है लास्ट में जब भयानक हो जाता है तब वो फॉल होता है। जैसे कि आप एक बिल्डिंग में देखते हैं कि स्लोली क्रैक्स आता है और अचानक से बिल्डिंग जो है फिर कोलैप्स करती है। ऑथर का कहना है कि इस तरह के रेजिम जो है 5 फेजेज में डिक्लाइन करती है और ऑथर ने ईरान के सिचुएशन से इसको कंपेयर किया है। उसमें क्या बताया गया है कि आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी, ये क्या होता है कि जैसे कि IRGC है, एक उसका परसेप्शन लोगों में ऐसा है कि वो रेसिस्ट करती है, जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है उसको रेसिस्ट करती है, किसी भी तरह के एग्रेशन के आगे झुकती नहीं है और उसको रेसिस्ट करती है, चाहे कोई दूसरी भी आइडियोलॉजी हो। ऑथर का ये कहना है कि अगर वो टाइम के साथ अगर चेंज नहीं होते हैं तो वो क्या होता है, जब वही लोग दूसरे लोगों को देखते हैं, जैसे कि ईरान में जब लोग दूसरे लोगों को देखते हैं कि दूसरे लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, सो लोगों में डिफरेंस क्रिएट होने लगता है। जो लीडर्स होते हैं उसमें कुछ मॉडरेट्स होते हैं, कुछ हार्डलाइनर्स होते हैं, कुछ जो है लिबरल्स होते हैं, उनका मत अलग अलग होता है। वही डिफरेंसेस जो है लोगों में दिखने लगता है। उसके बाद ऑथर का कहना है कि इसका असर जो है, जो हार्ड लाइन का असर है, आप कहीं ना कहीं इकोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कैसे? जैसे कि ईरान का सिचुएशन ही ले लीजिए, तो ईरान जो है मिलिट्री प्रॉक्सी ग्रुप और जो IRGC का आइडियोलॉजीज थी, इनमें उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया और इकोनॉमी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ। इकोनॉमी में कॉम्प्रोमाइज हुआ तो US तो पहले से ही सैंक्शन लगाए हुए है, फिर जो इंटरनल मिसमैनेजमेंट, करप्शन और फिर इन सब के बाद इन्फ्लेशन और जो इकोनॉमी पे इसका असर पड़ता है कि ग्रोथ लो हो जाता है। इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है लोगों में एंगर पैदा करती है। जब लोगों में एंगर पैदा करती है तो लोग सड़क पे उतरते हैं। सड़क पे उतरते हैं तो जो एलाइट ग्रुप होते हैं वो डिवाइडेड हो जाते हैं, कोई सपोर्ट करते हैं, कोई उसके अगेंस्ट होते हैं। इस तरह से फ्रैक्चर बढ़ता जाता है और लास्टली जब कोई एक्सटर्नल अग्रेशन होता है, जैसे कि यहाँ ईरान के केस में हुआ कि इजराइल और अमेरिका ने स्ट्राइक किया। ये फ्रैक्चर बहुत पहले से बनता जा रहा था और लास्ट में जो इमीडिएट फॉल है वो एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण हुआ है। ये पूरे
जो डिक्लाइन है इस तरह के आइडियोलॉजी का, वो 5 फेजेज में होता है, ये ऑथर ने सजेस्ट किया है। और अब जो है ईरान के सामने चैलेंज है कि वो आइदर ये हार्ड लाइन या फिर रिफॉर्म को चुने, या फिर जो उनकी एक पब्लिक में परसेप्शन है, उनकी आइडेंटिटी बन गई है, उसको चुने। तो ईरान के लिए ये आसान नहीं होगा। अगर वे कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो लोगों को ऐसा लगेगा कि जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड था, उसका जो एक आइडेंटिटी है रेसिस्टेंस का, वो गिव अप कर रही है। और अगर ईरान जो है गिव अप नहीं करता है, आईआरजीसी अपने आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तो फिर इकोनॉमिक सैंक्शंस और इकोनॉमी में जो इश्यूज है वो और ग्रो करते जाएंगे, और फ्रैक्चर जो है और बढ़ता जाएगा। सो ईरान के सामने डायलेमा है कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो है उनको रिस्ट्रेन किया जाए और सैंक्शन से रिलीफ पाया जाए। जैसा कि पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं कि पाकिस्तान का कहना है कि हम घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर बम बनाएंगे, जो वैसा ही हो रहा है। तो ईरान के सामने भी अभी दो चॉइस है, बिकॉज अभी भी अमेरिका जो है वर्ल्ड में एक पावर के रूप में, सुपर पावर के रूप में है, और उसके पीछे है डॉलर। सो ईरान अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस झेलता रहता है तो प्रॉब्लम्स जो है और ग्रो करते जाएंगे। सो ईरान के सामने दो चैलेंजेज है, चाहे तो वो अपनी इस आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज करे, अपने जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनको कम करे, और रिफॉर्म और इंटीग्रेशन मतलब कि आइसोलेशन से बच के जो ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए हैं उससे कुछ रिलीफ पाए और अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दे। अगर वो ऐसा करता है तो उसको जो अपनी आइडियोलॉजी है, जो स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी की आइडियोलॉजी है, वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ऑथर का कहना है कि ईरान जो है एक ट्रैप में फंसा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अगेन एडिटोरियल पेज से रिलेटेड है। इस आर्टिकल में ऑथर का कहना है कि हमारे यहाँ जो कास्ट बेस्ड इनक्वालिटी है वो एक जैसा नहीं है। जैसे कि आप एक SC ST को ही ले लीजिए, तो SC ST में भी ग्रुप्स अलग अलग हैं, और उन ग्रुप्स में बैकवर्डनेस का लेवल जो है उनमें अलग अलग है। सो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, जो मेजर्स होते हैं, उसमें जो हमारा अप्रोच है वो अप्रोच को हमें चेंज करना होगा, तभी हम इनक्वालिटी को धीरे धीरे दूर कर सकेंगे। अभी ये आर्टिकल इसलिए लिखा गया है बिकॉज तेलंगाना गवर्नमेंट जो है एक सर्वे करा रही है, जिसमें जो डिफरेंट बैकवर्ड ग्रुप्स हैं उनमें किस लेवल का बैकवर्डनेस है उसके से रिलेटेड एक इंडेक्स को बनाया जा रहा है, कंपोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स। इसमें 42 इंडिकेटर्स को शामिल किए गए हैं, जैसे कि एजुकेशन लेवल क्या है, एम्प्लॉयमेंट किस तरह से है, कितना लैंड ओनिंग है, और सोशल एक्सेस मतलब कि जो भी सोशल सिक्योरिटी वगैरह होते हैं। सो इस तरह के 42 इंडिकेटर्स हैं, जबकि जो मंडल कमीशन 1980 में बना था बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसमें 11 पैरामीटर्स को देख करके बैकवर्डनेस तय किया गया था। सो अभी इससे रिलेटेड डेटा को एनालाइज किया जाएगा और फिर बैकवर्डनेस को मेजर किया जाएगा कि डिफरेंट कास्ट ग्रुप में जो सब ग्रुप्स हैं उसमें बैकवर्डनेस जो है किसमें कितना ज़्यादा है, किसमें कम है। उस हिसाब से फिर गवर्नमेंट के स्कीम्स को, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स को डायरेक्ट किया जाएगा। ऑथर के अनुसार कहना है कि अभी जो गवर्नमेंट के स्कीमें और बेनिफिट्स है उसमें 30% जो है वो उन लोगों के पास जाती है जिनको कि कम ज़रूरत है। सो इसको आप एज ए लीकेज के रूप में समझ सकते हैं। सो इस आर्टिकल में एक वर्ड यूज किया गया है, शेयर्ड प्रोपोर्शनल बैकवर्डनेस। कहने का मतलब है कि बेनिफिट जो है गवर्नमेंट के स्कीमें या गवर्नमेंट के प्रोग्राम जो है बैकवर्डनेस के प्रोपोर्शन के अनुसार जो है शेयर की जानी चाहिए, ताकि जो ज़्यादा बैकवर्ड कम्युनिटी है, जो ज़्यादा बैकवर्ड क्लास के अंदर क्लास है, उसको जो है गवर्नमेंट की बेनिफिट्स मिल सके, और फिर इस अप्रोच से हम रैपिडली जो है इनइक्वालिटी को कम कर सकेंगे। सो ये पूरा न्यूज आर्टिकल बैकवर्डनेस, अंडर बैकवर्डनेस, इससे रिलेटेड था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। ऑथर ने इसमें कहा है कि मोस्टली इंडिया का जो अप्रोच रहा है, मोस्टली क्या होता है जब कोई इशूज़ आती है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तब हम उस पर रिएक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ ईरान वॉर का रेफरेंस लिया गया है कि जो ईरान वॉर की वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एक चोक पॉइंट था,
उससे रिलेटेड दिक्कत आई, जो एनर्जी सप्लाईज में दिक्कत आई, क्या इसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था? बिकॉज हम जानते हैं कि जब हमारा डिपेंडेंस जो है ऑयल और गैस पे इतना ज़्यादा है, ऑल्दो ऑथर ने इस आर्टिकल में ये भी कहा है कि जैसे गवर्नमेंट ने ईरान वॉर के दौरान सिचुएशन को हैंडल किया, वो अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है, बट क्या इसको बेटर किया जा सकता है? बिकॉज जो चोक पॉइंट है स्टेट ऑफ हुर्मुज, ये तो एक प्रिडिक्टेबल थिंग था कि मतलब अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अगर ये स्टेट जो है बंद हो जाता है तो उस समय हम क्या करेंगे। सो यही जो है ऑथर का पूरे आर्टिकल में इसी को बताया गया है, कैसे हम लॉन्ग प्लानिंग करके हम डिफरेंट सिनारियो को इमेजिन करके उसके लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं और फिर इन सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, बेटर हैंडल कर सकते हैं। उन्होंने यूएसए के बारे में रेफरेंस दिया है कि जो यूएसए कोल्ड वॉर के दौरान जो उन्होंने सोवियत यूनियन के अगेंस्ट एक जो सिनारियो डेवलप किया और उसके अगेंस्ट स्ट्रैटेजी बनाई, तो उसके बाद उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है यूएस के प्लान में देखने को मिला। अगेन यूएस ने जो चाइना का राइज है उसको भी प्रिडिक्ट किया था, बट इवन देन यूएसए भी मिस्टेक कर गया, बिकॉज जो चाइना का राइज हुआ और जो मैन्युफैक्चरिंग जो बेस था पूरा शिफ्ट हो गया चाइना की ओर। सो ऑथर का कहना है कि इस तरह के प्रिडिक्टेबल सिनारियो को हमें इमेजिन करना होगा और उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी होगी। अभी इंडिया से रिलेटेड जो रेफरेंस इन्होंने दिया है कि हमारे यहाँ दो चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है चाइना का राइज। चाइना का राइज होगा तो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन पे चाइना का डोमिनेंस बढ़ेगा, उस पर इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। उसके बाद जो मिलिट्री प्रेजेंस है चाइना का वो बढ़ेगा, वो हमारे लिए कंसर्न हो सकता है। सो इस सिनारियो को हम इमेजिन करके हमें अभी जो है उसके लिए स्ट्रैटेजी डेवलप करना होगा। और दूसरा जो उन्होंने सिनारियो दिया है वो रुपी को लेकर दिया है, बिकॉज ईरान वॉर के दौरान हम देख रहे हैं कि रुपी जो है डिप्रिसिएट हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। सो इससे क्या रिस्क आ सकते हैं, रुपी फॉल जो आप देख रहे हैं, फिर इससे इन्फ्लेशन आ सकता है और जो कैपिटल है उसका आउटफ्लो बढ़ सकता है। तो हम इस सिनारियो के लिए क्या स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं? तो इन दो मैटर्स पे, एक चाइना का राइज और एक रुपीज फॉल, इन दोनों सिनारियो के अगेंस्ट हम क्या स्ट्रेटजी को डेवलप कर सकते हैं, ऑथर ने समझाने का प्रयास किया है। और जो पूरा आर्टिकल का मैसेज है कि हम हमारे यहाँ नीति आयोग और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इनके जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एक थिंक टैंक है, पॉलिसी थिंक टैंक है, जो इनका फोरसाइट है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इसकी मदद लेकर के जो है हम इस तरह के सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और बेटर हैंडल कर सकते हैं। सो ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल का यही सार था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है, उड़ीसा में कंट्री का फर्स्ट 3D चिप पैकेजिंग यूनिट जो है भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया था, इसलिए ये न्यूज़ में है। 3D ग्लास चिप, ये क्या होता है? चिप जो कि यूज होता है, आप फ़ोन में देखते हैं चिप यूज होता है, और हर चीज़ में जो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के फंक्शन को कंट्रोल करता है, आप उसको ब्रेन जैसा समझ सकते हैं। तो चिप जो है मेनली किस चीज़ का बना होता है? सेमीकंडक्टर, जैसे कि सिलिकॉन। तो चिप में क्या होता है, एक बेस होता है और उस पे डिफरेंट सर्किट्स जो होते हैं इस तरह से फिट किए हुए रहते हैं। और जनरली जो चिप होता है वो फ्लैट बेस होता है और उस पर डिफरेंट सर्किट्स जो है साइड बाय साइड इस तरह से फिट किए हुए रहते हैं। बट जो ये 3D ग्लास है, 3D कहने का मतलब ये जो है 2 डायमेंशनल ना हो करके ये 3 डायमेंशनल है, और इसमें जो सर्किट्स है एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फिट किए हुए रहते हैं। और जो ग्लास है वो एज अ बेस मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। सो ये डिफरेंट कैसे है सिलिकॉन मटेरियल से? तो इसमें जो सिग्नल है या पावर है उसकी लॉसेस बहुत कम होगी, और चूंकि जो सर्किट्स है एक दूसरे के ऊपर ये फिट किए हुए रहते हैं, तो ये जगह भी जो है किसी भी इक्विपमेंट में कम कवर करेगी, जगह कम कवर करेगी। तो एक ही बेस पे बहुत सारे सर्किट्स को ऐड किया जा सकता है। जब इस तरह से लेस जगह पे ज़्यादा सर्किट्स को ऐड किया जा सकेगा तो इसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, और यही जो है इसका कोर कॉन्सेप्ट है। सो इंडिया में सेमीकंडक्टर मिशन जो है 2021 में 76,000 करोड़ 76,000 करोड़
इसके लिए एलोकेट किया गया था। इसमें 10 प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था। उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट जो है ये 3D ग्लास का, 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट का भुवनेश्वर में जो लॉन्च किया गया है वो इनिशिएट किया गया है। सो ये इंडिया के जो सेमीकंडक्टर मिशन प्रोजेक्ट है उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सो इसमें जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में लॉन्च किया गया था। और ये 3D ग्लास सेमीकंडक्टर क्या है वो आपको ध्यान रखना है। इसमें ग्लास बेस यूज किया जाता है और जो सर्किट्स होते हैं वो 3 डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। ये जो है मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। ऑथर ने यहाँ तदोबा अंधेरी, ये टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है, उसका रेफरेंस देते हुए ये कहा है कि तदोबा अंधेरी ये टाइगर रिजर्व जो है एक मॉडल के रूप में हो सकता है, बिकॉज ये जो है अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और उसकी वजह क्या है, यहाँ का मैनेजमेंट, बिकॉज यहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, टूरिज्म बढ़ा है, टाइगर का जो नंबर्स है वो लगभग 100 के आसपास है। और जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो अगर किसी की डेथ होती है तो कॉम्पनसेशन जो है टाइम पे दिया जाता है। बट इसके बाद ऑथर ने ये कहा है कि अगेन इसी टाइगर रिजर्व में जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उससे हर एक साल 10 लोगों की मौत होती है। सो टाइगर्स के नंबर तो इंक्रीज हुए हैं, बट जो ह्यूमन लाइफ लॉस हुआ है वो कैसे सॉल्व किया जाए। सो जो को एग्जिस्टेंस का अप्रोच है हम लोग जो अपनाते हैं उसमें जो लोकल कम्युनिटी है उसका सपोर्ट बहुत ज़रूरत, उसकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। बिकॉज नो डाउट उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है इससे जब कोई एरिया डेवलप होती है। साथ ही साथ जो कंजर्वेशन है, इकोसिस्टम है, उसको कंजर्व करना ज़रूरी है। ऑथर ने ऐसा इसलिए कहा है बिकॉज जब इस तरह के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जब किसी जगह में लाए जाते हैं तो वहाँ वे लोग जो वहाँ रहते हैं उनको फ़ायदा होता है, जैसे कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, टूरिज्म बढ़ता है, उनके इनकम इंक्रीज होते हैं। बट जो इस तरह के ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे रोका जाए। सो इस तरह के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लाए जाते हैं, उसमें एक कोर एरिया होता है। कोर एरिया कहने का मतलब है कि जिसमें जो वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करता है और उसके अराउंड जो है बफर जोन होता है जहाँ पर कि एक लिमिटेड जो है ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होता है। सो यही बफर जोन में मेनली जो कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का वो होता है और यही जो है जाने जाती है। सो यहाँ का बेटर मैनेजमेंट जो है, लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट, उसकी ज़रूरत है, जिसमें लोकल कम्युनिटी को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मतलब उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ताकि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी भी सस्टेन रह सके और उनकी लाइवलीहुड भी बनी रहे। और जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है जिसमें बहुत सारे जाने जाती है उसको कम किया जा सके। सो ये था आज का इंडियन एक्सप्रेस का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे उसके एनालिसिस। आई होप आपके लिए ये यूजफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।